वेलकम एवरीवन टू CBSE CSIP यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम 12th कंप्यूटर साइंस के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज डे 4 है और आज हम इस पार्ट को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे CSV फाइल हैंडलिंग, फाइल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट मेथड्स, फाइल स्ट्रीम्स। उसके बाद हम पिकल मॉड्यूल के थ्रू फाइल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज डे नंबर 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSV फाइल हैंडलिंग से। तो ये है CSV फाइल हैंडलिंग। तो CSV जैसा कि फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करते टाइम हमने पढ़ा था, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेट वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल जैसे मेरे पास xyz.txt फाइल होती है, तो यहाँ पर CSV फाइल में एक्सटेंशन CSV होता है। इसका फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल की तरह ही ओपन होता रहता है। आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से होती है। यदि आप इसको टेक्स्ट फाइल में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें डेटा लिखा हुआ होगा, जिसमें सारा डेटा कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखा रहता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी है, तो ये तीनों कॉमा से सेपरेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट रो में आप देखेंगे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और सिटी है, ये कॉमा सेपरेटेड है। तो ये आप एक टेबल के जैसे यदि इसको कंसीडर करें तो यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी 3 कॉलम हो जाएंगे और फिर इसका डेटा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे पहले है राम, फिर 12 जुलाई 2001, उसके बाद दिल्ली, इसके बाद नेक्स्ट मोहन 23 जनवरी 2005। इस तरीके से ये डेटा हो जाएगा। तो ये जो डेटा है जो टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसको CSV में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम का डेटा होता है। कई सारे डेटा एनालिसिस में जो फाइल यूज़ होती है वो CSV फाइल ही रहती है, क्योंकि आप इसमें जो टेबल में डेटा रिप्रेजेंट है उसको एक टेक्स्ट फाइल में इस तरीके से इजीली रख सकते हैं और उसको रीड कर कर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो कॉमा सेपरेटेड रहेंगी। अब नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को आप नॉर्मली रीड और राइट कर लेते थे, रीड एंड राइट फंक्शन का यूज़ करके। लेकिन CSV फाइल में ये कॉमा जो है वो एक्स्ट्रा रहता है और आप जब इसको रीड करेंगे तो आप इसको डिफरेंट वैल्यूज समझ के रीड करेंगे और जब इन पर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे तो आपको इजी वे में ऑपरेशंस परफॉर्म करना आना चाहिए। तो आप इसके लिए CSV मॉड्यूल जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये CSV मॉड्यूल हमको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप CSV फाइल में इजीली डेटा को राइट कर सकते हैं, उससे डेटा रीड कर सकते हैं। ये 2 फंक्शंस होते हैं, राइटर एंड रीडर। ये रीडर एंड राइटर फंक्शंस CSV मॉड्यूल में होते हैं। तो CSV मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप करेंगे इंपोर्ट CSV, देन इन फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। तो अब CSV फाइल हैंडलिंग में हम इंपोर्ट CSV का यूज़ करेंगे, उसके बाद इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे CSV फाइल में राइट करने के लिए और उसको रीड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम रीड और राइट CSV फाइल में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम राइट करना देखेंगे यूजिंग राइटर मेथड। सो राइटर मेथड का स्ट्रक्चर या इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप CSV फाइल का ऑब्जेक्ट देते हैं, ये कोड कैरेक्टर्स है, ये डिलीमीटर है। डिलीमीटर का यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमा रहता है। यहाँ पर यदि आप हैशटैग दे देंगे तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हैशटैग से सेपरेट होकर आएंगी, जैसे नेम, हैशटैग डेट ऑफ बर्थ, हैशटैग सिटी, उसके बाद राम, हैशटैग, फिर हैशटैग सिटी दिल्ली,
तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हैशटैग से सेपरेट होगी, तो आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमा होता है, तो इसलिए ये कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ के ही फॉर्म में आता है। यदि आप चाहें तो इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। राइटर फंक्शन का जब आप यूज़ करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखिए यहाँ csv.writer लिखा, ये ऑब्जेक्ट मिला। इस ऑब्जेक्ट में अगेन दो मेथड्स होती हैं, राइट रो एंड राइट रोज। इन दोनों मेथड का यूज़ करके आप CSV में राइट करते हैं। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे राइटर मेथड का, जो राइटर ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका यूज़ करके आप इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट है राइटर ऑब्जेक्ट, उससे मैंने राइट रो को कॉल किया है, डॉट राइट रोज। जब आपको सिंगल रो लिखना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, जब आपको मल्टीपल रोज लिखना है तो आप राइटर रोज का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, राइट रोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं हम राइट कैसे कर सकते हैं CSV फाइल में। तो सबसे पहली चीज़, हमको फाइल को ओपन वैसे ही करना है जैसा अभी तक हमने फाइल हैंडलिंग में अपनी फ़ाइल ओपन की है। यदि मेरे पास xyz.csv है फाइल, तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा, और राइट करना है तो मुझे राइट मोड में इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ़ाइल को क्लोज़ भी करूँगा। तो जैसे हमने फ़ाइल को नॉर्मल फाइल हैंडलिंग में, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में क्लोज़ किया था, वैसे ही मुझे यहाँ पर उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, यदि मुझे इसमें राइट करना है तो मैं लिखता था f.write और यहाँ पर स्ट्रिंग देता था, तो वो स्ट्रिंग फाइल में राइट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो डेटा लिखना है वो कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखना है। तो अब जो मुझे चेंजेस करना है वो यहाँ पर ही करना पड़ेंगे। मैंने फाइल को ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया, ये एग्जैक्टली सिमिलर है। अब यहाँ पर मुझे CSV जो हमने मॉड्यूल पढ़ा है उसकी राइटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो csv.writer इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये CSV जो मॉड्यूल है उसको आपको अपने कोड में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर CSV का आप यूज़ कर रहे हैं तो इंपोर्ट CSV सबसे ऊपर मुझे देना पड़ेगा। तो CSV को इंपोर्ट कर दिया मैंने, CSV का राइटर मेथड यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब राइटर मेथड में आपको राइटर मेथड को बताना पड़ेगा आप किस फाइल को राइट करना चाहते हैं। तो csv.writer, अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आप किस फाइल को राइट करना चाहते हैं। तो आपने जो फाइल आपको राइट करना है वो आपने f ऑब्जेक्ट से ओपन की है, फाइल ऑब्जेक्ट से, तो f आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये मैंने राइटर फंक्शन को बता दिया कि मैं इस फाइल को जो इस ऑब्जेक्ट से ओपन हुई है, यानी कि ये यहाँ पर f है, उसमें राइट करना चाहता हूँ। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अब इसमें राइट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। मैं w_obj में इसको स्टोर कर लेता हूँ। इसको आपको इंडेंट करके लिखना है कुछ इस तरीके से, एक ही लाइन में सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर आपको w_obj एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आपको CSV फाइल में राइट करना पड़ता है। यदि मुझे एक लाइन लिखना है तो अभी हमने देखा था मैं यूज़ करूँगा राइट रो, और मोर देन वन लाइन लिखना है तो मैं यूज़ करूँगा राइट रोज। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में मैं यूज़ करूँगा एक लाइन लिखने के लिए राइट रो, और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मुझे एक लाइन लिखने देगा, लेकिन मुझे डेटा तो देना पड़ेगा। क्या डेटा लिखना है, वो डेटा मैं दूंगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं वो डेटा दे देता हूँ। मुझे जो डेटा लिखना है वो मैं यहाँ पर देता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ नेम, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, सिटी। ये तीन चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ।
इनको मैंने लिस्ट के फॉर्म में दे दिया यहाँ पर, आप टपल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, 1 2 3। तो अब राइट रो क्या करेगा, इन तीनों को कॉमा सेपरेट करके मेरे फाइल में लिख देगा। तो बस इतना सा टास्क आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पर ये 2 लाइन एक्स्ट्रा हैं नॉर्मल फाइल हैंडलिंग से, और ये इंपोर्ट वाली लाइन। तो यहाँ पर मैंने उस एग्जांपल को दिया है, आप देखिए। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट CSV किया, उसके बाद एक रो, एक लिस्ट बनाई जिसमें निखिल CEO 2 9.0 है। यहाँ पर जो भी डेटा है वो देखेंगे आपकी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे आप। उसके बाद फाइल ओपन करेंगे। तो CSV फाइल आपने ओपन करी राइट मोड में, जो हमने यहाँ पर किया था। उसके बाद ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है यदि आप CSV फाइल में लिख रहे हैं। तो आपने CSV.writer से एक ऑब्जेक्ट बनाया जो राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप F देंगे। इस राइटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके राइट रो से आप इस रो को यहाँ पर देकर इस लिस्ट को लिखेंगे। तो आपकी फाइल में कुछ डेटा इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद यदि आप मोर देन 1 रो लिखना चाहते हैं तो आपको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में डेटा देना पड़ेगा। एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट हैं, यानी कि 2 रोज़ हैं। तो आप यहाँ पर बस देखिए इतना चेंज है इस कोड में। यहाँ पर राइट रोज़ है, यहाँ पर राइट रो है। तो राइट रोज़ का यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट देकर मोर देन 1 रोज़ को अपने फाइल में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर 2 फाइल लिखी जा चुकी हैं। तो ये हो गया राइट ऑपरेशन इन CSV फाइल, जहाँ पर हमने 2 फंक्शंस देखे, राइट रो एंड राइट रोज़। अब हम बात करेंगे रीडर मेथड की। सो रीडर मेथड में आपको रीडर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है रीड करने के लिए CSV फाइल में। चूँकि ये CSV मॉड्यूल में है इसलिए आप यूज़ करेंगे CSV.reader। अब यहाँ पर अगेन यदि कोई फाइल आपको रीड करना है, मान लिया ये फाइल आपको रीड करना है जिसका नाम है myfile.csv, जिसमें ये डेटा है, इसमें सारा डेटा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के फॉर्म में। यहाँ पर अगेन आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा नॉर्मल वे में जैसे आप करते थे, myfile.csv। चूँकि मुझे रीड करना है इसलिए मैं रीड मोड में ओपन करूँगा फाइल को, और लास्ट में फाइल को क्लोज़ करूँगा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। अब मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करना है इसके अंदर करूँगा। चूँकि मुझे CSV फाइल को रीड करना है इसलिए मैं यूज़ करूँगा CSV.reader। ये फंक्शन मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अब CSV मैंने यूज़ किया तो CSV को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV, और उसके बाद उसकी मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इस मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं तो इस मेथड को बताना पड़ेगा आप किस फाइल से रीड करना चाहते हैं। तो वो फाइल हमने F नाम के ऑब्जेक्ट में ओपन करी हुई है, तो F मैं यहाँ दे दूँगा। तो रीडर जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसको हम बोलते हैं रीडर ऑब्जेक्ट, R_obj इसका नाम मैंने दे दिया। इसको अगेन करेक्ट तरीके से हम इंडेंटेशन करेक्ट करके लिख लेते हैं। तो ये मैंने फाइल को रीड कर लिया। अब इस फाइल में जो भी है वो लिस्ट नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अब नेस्टेड लिस्ट को कंटेन करे रहेगा। अब इस नेस्टेड लिस्ट को आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से जैसा मैंने यहाँ पर किया है, एक लूप लगाकर इस नेस्टेड लिस्ट की सारी लिस्ट को एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। फॉर डेटा इन ROBJ प्रिंट डेटा, तो नेस्टेड लिस्ट की एक एक लिस्ट इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो सारी ही लिस्ट इस तरीके से प्रिंट होगी, कॉमा कॉमा, और लास्ट में इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट जैसे प्रिंट होगी। तो ये है रीडर फंक्शन जिसका यूज़ करके आप CSV फाइल को आसानी से रीड कर सकते हो। तो हमने देखा CSV फाइल में रीड एंड राइट। अब हम वापस चलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट पर। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं xyz.txt या CSV फाइल को ओपन करेंगे आप किसी भी मोड में, तो एक
ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये है फाइल ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ पर सीख लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके कुछ मेथड हैं, कुछ एट्रीब्यूट हैं, ऐसे ही f के कुछ मेथड्स होंगी, इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स होती हैं प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, और मेथड्स मतलब होता है इसके फंक्शंस। सो इस ऑब्जेक्ट के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और इस पर कुछ फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस फाइल ऑब्जेक्ट की क्या क्या एट्रीब्यूट और क्या क्या मेथड्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स आपको याद रखना है, नेम, क्लोज्ड और मोड। अब एट्रीब्यूट और फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एट्रीब्यूट में आप देखेंगे जो कि एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ये नेम है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये यूज़ होगा f.name, बिकॉज ये फाइल ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, इसलिए file.name ऐसे यूज़ होगा। और जो मेथड्स हैं वो भी f.method ऐसे यूज़ होंगी। लेकिन एट्रीब्यूट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट में कोई भी ब्रैकेट नहीं होता है, जबकि मेथड या फंक्शन में ब्रैकेट्स होते हैं। तो मेथड का नाम देने के बाद आपको ये इसके साथ 2 ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तब आप आसानी से समझ सकते हैं ये मेथड है, ये एट्रीब्यूट है। चलिए इन तीनों एट्रीब्यूट को एक एक करके देखते हैं। अब आपको पता है f.attribute name, मैं कुछ इस तरीके से इनको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं किसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन sample.txt, इसको राइट मोड में मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें मैंने कुछ लिखा f.write। सो सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इसलिए मैं उसमें f.write करके राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दी, वो स्ट्रिंग अब इस फाइल में sample.txt फाइल में राइट हो जाएगी। अब हम इन सारे एट्रीब्यूट को अप्लाई करके देखते हैं। तो f.name, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये रिटर्न करता है नेम ऑफ द फाइल, जिस फाइल पर मैं काम कर रहा हूँ। तो sample.txt रिटर्न करेगा। मैं करता हूँ f.closed, तो ये चेक करता है कि क्या फ़ाइल क्लोज हो चुकी है। ये फाइल जो f नाम के ऑब्जेक्ट में ओपन हुई है वो क्या क्लोज हो चुकी है। तो यदि ये क्लोज नहीं हुई है तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगा, यदि क्लोज हो चुकी है तो मुझे ट्रू रिटर्न होगा। f.mode से मैं चेक कर सकता हूँ जो फाइल ओपन हुई है वो किस मोड में ओपन है। चूँकि ये राइट मोड में ओपन है इसलिए मुझे यहाँ w मिल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट के इन सारे एट्रीब्यूट को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मेथड्स जो कि फाइल ऑब्जेक्ट की मेथड्स कहलाती हैं। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट की मेथड्स हैं, इतनी सारी मेथड्स हैं। इनमें से कुछ मेथड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें रीड है, राइट है, क्लोज है। आपने राइट लाइंस भी देखा था, रीड लाइंस भी देखा था, जब आपने बहुत सारी लाइंस को एक साथ रीड किया था। तो इस तरीके से ये सारी मेथड्स आप देख चुके हैं। मैंने आपको जब राइट लाइंस पढ़ रहे थे, राइट लाइंस, रीड लाइंस पढ़ रहे थे, तब मैंने बोला था इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इन सारी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी रीड से रिलेटेड मेथड हैं, ये राइट से रिलेटेड मेथड हैं। ये फाइल को क्लोज करने के लिए यूज़ होती है और ये मेमोरी में जो डेटा है उसको फाइल में फ्लश कर देती है, यानी कि जो भी डेटा आपका जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो रैम में रहता है। जब आप उसको फ्लश फंक्शन का यूज़ करके लिखते हैं f.flush, FLUSH और ब्रैकेट, चूँकि ये मेथड है इसलिए आप देखेंगे यहाँ सभी में बाद में स्मॉल और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है और किसी में कुछ पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं।
तो ये अगर फाइल ऑब्जेक्ट f है तो f डॉट फ्लश करने पर क्या होगा, जब आप फाइल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो डेटा रैम में रहता है। जब f डॉट फ्लश कर देते हैं तो रैम से वो डेटा फाइल में जाकर परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो ये फंक्शन उस काम के लिए है। सीक और टेल फंक्शन का यूज़ करके आप फाइल पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। जैसे आप किसी फाइल में लिख रहे हैं तो फाइल पॉइंटर आगे बढ़ता जाता है। यूजिंग दीज टू फंक्शंस आप उसको मूव कर सकते हैं। सीक और टेल फंक्शन का यूज़ करके आप उसको मूव कर सकते हैं। ट्रंकेट का यूज़ करके आप फाइल की साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रंकेट करना चाहते हैं किसी फाइल की साइज़ को 10 बाइट, तो आप उसको ट्रंकेट 10 करके 10 बाइट तक ट्रंकेट कर सकते हैं। चलिए अब इन सारी मेथड्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन सारी मेथड्स को हम देखेंगे एक पर्टिकुलर फाइल पर जो कि sample.txt फाइल है, उसमें ये डेटा है। लाइन 1 CBSE CSIP, लाइन 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है। अब हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस वाली टेक्स्ट फाइल पर करेंगे। सबसे पहले हम रीड से रिलेटेड सारी मेथड्स देख लेते हैं। रीडेबल, रीड लाइन, रीड लाइंस। तो रीडेबल मेथड क्या करती है, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं रीडेबल, तो वो चेक करती है क्या ये फाइल रीड मोड में ओपन हुई है, क्या ये रीड करने लायक है या नहीं। यदि रीड करने लायक है तो वो ट्रू रिटर्न होता है, यदि नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होता है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को sample.txt फाइल को ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में, और यहाँ पर मैंने चेक किया है प्रिंट f डॉट रीडेबल। तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न होकर आएगा, रीडेबल का आउटपुट। देखिए रीडेबल का आउटपुट मुझे ट्रू मिला। ये बता रहा है कि ये फाइल चूँकि रीड मोड में ओपन हुई है, इसका मतलब ये रीड करने लायक है, रीड हो सकती है। यदि ये वाली राइट मोड में ओपन हुई होती तब मुझे फॉल्स रिटर्न होता, क्योंकि ये राइट करने के लिए ओपन हुई है, रीड करने के लिए नहीं। नेक्स्ट मेथड है रीड। तो रीड मेथड आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर मुझे रीड मेथड यूज़ करने के लिए करना पड़ेगा f डॉट रीड। इसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यदि चाहता हूँ तो मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ, यदि नहीं चाहता हूँ तो मैं बिना पैरामीटर के भी इसको कॉल कर सकता हूँ। पैरामीटर यदि मैं पास करता हूँ तो मुझे साइज़ देना पड़ती है, मुझे कितने बाइट रीड करना है फाइल से। यदि मैं यहाँ 3 देता हूँ तो ये sample.txt फाइल जो ये है इससे 3 बाइट रीड होंगी। 3 बाइट का मतलब होता है 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए LIN 3 कैरेक्टर्स रीड हुए। अगर मैं देता हूँ f डॉट रीड, अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 बाइट्स रीड हो चुकी हैं। तो अब मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो यहाँ से बढ़ता हुआ 1 2 3 बाइट रीड करके अब यहाँ पर आ चुका है 4th नंबर बाइट पर। अगर मैं अब करता हूँ f डॉट रीड, ये f डॉट रीड का मतलब है यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, दैट मीन्स सारी पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लो। तो अब आप यहाँ देखेंगे आउटपुट LIN छोड़कर E से सारी फाइल प्रिंट हो चुकी है। जब सारी फाइल प्रिंट हो जाएगी तो अब मेरा फाइल पॉइंटर जो कि यहाँ पर था अब कहाँ पर चला जाएगा, सबसे आखिरी में। सारे कैरेक्टर्स को रीड करने के बाद सबसे आखिरी में अब ये पॉइंट करता रहेगा। तो अब यदि मैं कुछ रीड करना चाहूँ तो कुछ भी रीड नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल पॉइंटर को फिर से उठाकर इधर पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से लाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीक का। मैं लिखूँगा f डॉट सीक 0। तो अब ये 0th पोजीशन पर यानी कि फाइल के स्टार्टिंग पर फाइल पॉइंटर को ला के रख देगी। इस मेथड को हम बाद में देखेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था सीक एंड टेल मेथड। अभी मुझे सिर्फ फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका यूज़ कर लिया। अब यदि मैं चाहता हूँ रीड लाइंस करना, तो रीड लाइन क्या करता है, सॉरी रीड लाइंस नहीं है, रीड लाइन क्या करता है, सिंगल लाइन को रीड करता है। रीड लाइन रिटर्न्स 1 लाइन फ्रॉम दी फाइल, एक लाइन करके रीड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 7 भी दिया हुआ है। तो 7 का मतलब है कि मुझे कितनी बाइट रीड करना है उस लाइन से। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर
काउंट कीजिए आप, 5 6 7। तो लाइन नंबर 1, लाइन 1 स्पेस है और सी, ये आउटपुट में आना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या आ रहा है आउटपुट। देखिए ये लाइन 1 सी यहाँ पर आ रहा है। यदि हम सीक 0 नहीं करते और फिर फाइल को रीड करना चाहते, तो चूंकि फाइल पॉइंटर यहाँ लास्ट में था, तो अब स्पेस या एम्प्टी आउटपुट आता, कोई भी आउटपुट नहीं आता, इसलिए मुझे इस फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेजना पड़ा। अब मैं रीड लाइन करता हूँ तो बाकी बची हुई सारी लाइंस रीड हो जाएंगी। देखिए उस लाइन रीड लाइन करने से बाकी बची हुई सारी कैरेक्टर उस लाइन के रीड होके यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए, तो रीड लाइन से एक लाइन रीड होती है। यदि यहाँ पर मैं कुछ नंबर दे देता हूँ तो उस लाइन के उतने बाइट रीड होते हैं, और फिर रीड लाइन किया तो उसके बचे हुए बाकी कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे। अब है रीड लाइंस। तो रीड लाइंस क्या करता है, सारी लाइंस को एक साथ रीड कर देता है। जब हमने लाइन बाय लाइन रीड करना सीखा था तब हमने इस मेथड का यूज़ किया था। तो ये है इसका आउटपुट, ये सारी लाइन को रीड करेगा और उनको एक लिस्ट में रखकर आपको रिटर्न कर देगा। यदि आप प्रिंट करते हैं तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने रीड के सारे फंक्शंस देख लिए। अब हम देखेंगे राइट के सारे फंक्शंस। यहाँ पर मैं फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूँ, ओपन sample.txt और राइट मोड में। तो अब मैं चेक करूँगा राइटेबल, तो अब मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू, यस, बिकॉज इट इज़ ओपनड इन राइट मोड। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है राइट, यहाँ पर ब्रैकेट भी रहेंगे। राइट सारी ही मेथड हैं तो सारे में ही ब्रैकेट्स रहेंगे। तो f.write यहाँ पर जो भी मैं दूंगा वो अब मेरी फाइल में लिख जाएगा। तो अगर मैं sample.txt फाइल देखता हूँ तो अब उसमें ये लाइन लिखी हुई होगी। अब मैं लिखता हूँ राइट लाइंस। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, यहाँ पर 2 लाइन मैं एक साथ लिख सकता हूँ राइट लाइंस का यूज़ करके। तो यहाँ पर ये लाइन भी लिख जाएंगी। लास्ट में मैंने फाइल को क्लोज़ कर दिया। तो अगर आप फाइल को ओपन करेंगे तो ये सारा आउटपुट आपको उस फाइल में दिखेगा। 3 लाइन से, एक लाइन मैंने इससे लिखी और 2 लाइन मैंने यहाँ से लिखी, इसलिए इसमें 3 लाइन लिखी जा चुकी हैं। तो हमने राइट मेथड भी देख ली। अब हम देखते हैं सीक एंड टेल मेथड। अब भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, f.seek 0 करने से मेरा जो पॉइंटर था वो स्टार्टिंग पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ 0 दिया। यदि मैं यहाँ 10 देता तो वो 10th नंबर बाइट पर शिफ्ट हो जाता। तो सीक और टेल फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीक, फिर हम देखेंगे टेल। तो सीक फंक्शन का प्रोटोटाइप ये रहा। हम लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, यहाँ पर देंगे हम ऑफसेट और यहाँ पर देंगे फ्रॉम वेयर। ये चीज़ क्या है समझ लेते हैं हम इसको। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ऑफसेट होता है कि आप इसको कितना मूव करना चाहते हैं। आप इसको 0 बाइट मूव करना चाहते हैं, 10 बाइट मूव करना चाहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी दिया था ये। और जो फ्रॉम वेयर है वो कंपलसरी पैरामीटर नहीं है, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। यहाँ फ्रॉम वेयर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ यदि f.seek 0, इसका मतलब 0th पोजीशन पर उसको ले जाओ। तो ये जो लिखा है ये एंड ये दोनों सेम है, क्योंकि फ्रॉम वेयर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। तो यदि मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, दोनों ही सेम है। मैं यहाँ पर 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या होता है फ्रॉम वेयर का, आपको 0 बाइट मूव करना है, या आप यहाँ पर यदि 10 देते हैं तो आपको 10 बाइट मूव करना है। कहाँ से मूव करना है वो आप बताते हैं ऑफसेट में। 0 का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 का मतलब होता है फ्रॉम द करेंट पोजीशन और 2 का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल। तो यदि आप किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, ये फाइल है, इसको रीड करते हैं आप, तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो रीड करते हुए आगे बढ़ता जाता है। यदि आप फाइल को रीड कर चुके हैं तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि आप बिगिनिंग से उसको मूव करना चाहते हैं
10 बाइट्स, तो आपको देना पड़ेगा फाइल f.seek 10,0 बिगनिंग से उसको 10 बाइट्स मूव करो। सो बिगनिंग से हमने उसको 10 बाइट मूव कर दिया। यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। आप इसकी जो वैल्यू है उसको नेगेटिव में भी दे सकते हैं। अच्छा, अब मुझे अपने फाइल पॉइंटर को 2 बाइट पीछे ले जाना है फ्रॉम द करेंट पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा f.seek -2 कॉमा फ्रॉम द करेंट पोजीशन। करेंट पोजीशन के लिए मैं 1 देता हूँ, तो आप इसको 2 बाइट पीछे ले जा सकते हैं। तो ये यहाँ से हट जाएगा और 2 बाइट पीछे चला जाएगा। अब मुझे इसको एंड पोजीशन पर लेकर जाना है, तो मैं लिखूँगा f.seek 0,2। 2 का मतलब होता है एंड पोजीशन। सो एंड पोजीशन से मैं बोल रहा हूँ इसको लास्ट में ही रखो, कहीं मूव मत करो। तो अब ये यहाँ से लास्ट में पहुँच जाएगा। यदि मैं चाहता हूँ लास्ट पोजीशन से भी आगे पीछे मूव करना, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ -10। इसका मतलब लास्ट पोजीशन से -10 बाइट्स पीछे लेकर जाओ। तो इस तरीके से ये ऑफसेट और फ्रॉमवेयर काम करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाली है। जो फ्रॉमवेयर है उसमें जो ऑप्शंस हैं 1 और 2, जो अभी हमने देखे, 1 का मतलब होता है फ्रॉम करेंट पोजीशन और 2 का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल। ये दोनों डज नॉट वर्क विथ टेक्स्ट फाइल इफ़ ऑफसेट इज़ अदर देन 0। तो यदि आप ऑफसेट को अदर देन 0 देते हैं, ये जो ऑफसेट है, और 1 या 2 ऑप्शंस देते हैं, तो ये काम नहीं करेंगे यदि टेक्स्ट फाइल पर आप काम कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि 1 और 2 काम करते हैं बाइनरी फाइल्स के साथ, और 0 काम करता है टेक्स्ट एंड बाइनरी दोनों के साथ। ये 0 1 2 क्या है, ये है फ्रॉमवेयर। आप कहाँ से फाइल पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं। तो ये है सीक। अब हम देखते हैं टेल। टेल बहुत ही सिंपल है। आप देंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। दोनों ही केस में आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो फाइल ऑब्जेक्ट वाली मेथड है। तो आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ब्रैकेट्स फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल ब्रैकेट्स ऐसे यूज़ करेंगे। सीक में आपको पैरामीटर्स देना कंपलसरी है। टेल में आपको कोई भी पैरामीटर नहीं देना पड़ता है। सो टेल आपको बताता है आपका फाइल पॉइंटर अभी किस नंबर ऑफ बाइट पर है। टेल द नंबर ऑफ बाइट्स व्हेन द फाइल ऑब्जेक्ट इज वेयर द फाइल ऑब्जेक्ट इज पॉइंटिंग। ये वेयर होगा, व्हेन नहीं है, वेयर द फाइल ऑब्जेक्ट इज पॉइंटिंग। तो मान लिया आप ये फाइल है और ये आपका अभी करंट पॉइंटर यहाँ पर है। तो यदि आपको नहीं पता है फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, तो आपको पता करना है, तो आप लिखेंगे f.tel। तो आपको आउटपुट रिटर्न हो जाएगा कि ये 26 नंबर बाइट पर है। तो इस तरीके से काम करता है सीक एंड टेल। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, हमने 3 बाइट रीड किए, फिर उसके बाद 4 बाइट रीड किए, तो अभी टोटल 7 बाइट्स रीड हो चुके हैं। 7 बाइट रीड हो गए, 3 यहाँ पर। इस वाली यदि ये मेरी फाइल है तो 3 बाइट इसमें रीड होंगे, तो क्या होगा LEA। तो आउटपुट आप देखेंगे 3 बाइट रीड होने पे LEA आया। फिर 4 बाइट रीड किए मैंने, तो 4 बाइट इसके बाद 1 2 3 4 RN स्पेस C, तो RN स्पेस C इधर आया। अब इसके बाद मैंने किया f.seek 0। तो अब मेरा जो फाइल पॉइंटर था जो कि यहाँ तक आ चुका था, seek 0 करने से अब ये वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर चला जाएगा। अब स्टार्टिंग पोजीशन पर चला गया। अब यदि मैं इसको 5 बाइट्स रीड करता हूँ, तो आगे से 5 बाइट्स रीड होगी, LEARN, ये 5 बाइट्स। तो आउटपुट देखेंगे आप LEARN आ रहा है। अब 5 बाइट्स रीड हो चुकी हैं, तो मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर चला जाएगा, 5th नंबर बाइट पर, यहाँ। अब मैं जानना चाहता हूँ मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, तो मैं यूज़ करूँगा f.tel। तो f.tel करने से मुझे मिल जाएगा 5, यानी कि मेरा फाइल पॉइंटर 5th नंबर बाइट पर है।
तो ये है सीक एंड टेल मेथड। अभी हमने फाइल ऑब्जेक्ट की सारी मेथड्स पढ़ ली। अब हम बात करेंगे फाइल स्ट्रीम्स की। तो अब आप फाइल हैंडलिंग में 3 तरीके की फाइल्स पूरी पढ़ चुके हैं, जिसमें टेक्स्ट फाइल थी, CSV फाइल थी और बाइनरी फाइल, ये तीनों फाइल्स पढ़ चुके हैं। तो अब वक्त है जानने का कि ये फाइल हैंडलिंग यूज़ कहाँ पर आखिरकार होती है। आप इनका यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो भी बना सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। लेकिन पाइथन भी इसको इंटरनली यूज़ करता है। पाइथन इसको कहाँ पर यूज़ करता है? आप जब पाइथन चलाते हैं तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है, आप इनपुट देते हैं और आपको एरर्स भी आती हैं। जब आप कुछ गलत काम करते हैं, कुछ एरर सिंटैक्स कुछ गलत लिखते हैं तो आपको एरर्स भी आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाइथन इंटरनली फाइल हैंडलिंग के थ्रू मैनेज करता है। जब आप पाइथन को ओपन करते हैं, जब पाइथन की कमांड प्रॉम्प्ट को आप ओपन करते हैं, तब इंटरनली पाइथन ये 3 फाइल ओपन करता है और इन तीनों फाइल के ऑब्जेक्ट बना देता है। stdin ऑब्जेक्ट होता है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, stdout ऑब्जेक्ट होता है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, stderr ऑब्जेक्ट होता है स्टैंडर्ड एरर के लिए। सेम आउटपुट जैसा होता है लेकिन ये बेसिकली एरर्स के लिए होता है। तो ये 3 फाइल्स इंटरनली बन जाती हैं और उनको ये ऑब्जेक्ट के नेम है, जैसे कि अभी हम फाइल ऑब्जेक्ट का f नेम यूज़ कर रहे थे, तो ये तीनों नेम से फाइल ओपन हो जाती है। जब ये फाइल ओपन होती है तो ये किस मोड में ओपन होती है? stdin रीड मोड में ओपन होती है, stdout और एरर राइट मोड में ओपन होती है। अब ये रीड मोड में क्यों ओपन होती है? स्टैंडर्ड इनपुट फाइल है, वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड से जो आप इनपुट लेते हैं वो लेने के लिए यूज़ होती है। तो आप फाइल में लिखेंगे कीबोर्ड से, तब पाइथन उसको रीड करेगा। अब जब पाइथन उसका पूरा आउटपुट देगा तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट वाली फाइल में लिखेगा, जिस फाइल से रीड करके आपकी स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा। ये तीनों ही ऑब्जेक्ट sys मॉड्यूल में अवेलेबल रहते हैं। sys एक मॉड्यूल है। यदि आप चाहते हैं इन तीनों में कुछ चेंजेस करना या इन पर वर्क करना तो आप import sys करेंगे और फिर आप sys डॉट इन तीनों ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप stdin पर काम करना चाहते हैं, चूँकि ये रीड मोड में ओपन है, तो आप रीड करना चाहते हैं तो आप करेंगे sys डॉट stdin रीड। यदि आप आउटपुट मोड में आउटपुट फाइल पर काम करना चाहते हैं जो कि राइट मोड पर है और एरर भी राइट पर है, तो sys डॉट stdout डॉट राइट आप इस पर राइट कर सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं ऐसा f फाइल ऑब्जेक्ट sys डॉट stdout, तो f डॉट राइट जैसे आप करते थे ये सेम चीज़ है। यदि आप चाहते हैं कुछ लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है इनका यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रिंटिंग ऑन स्क्रीन विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट। तो विदाउट यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करूँगा। स्क्रीन पर प्रिंट स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल करती है। तो यदि मैं इस स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल में कुछ लिख दूँ तो जो भी होगा इसमें लिखा हुआ वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं sys डॉट stdout में 2 लाइन्स लिख रहा हूँ, L1 और L2 इस फाइल से मैंने रीड की है और यहाँ पर लिख दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है, फिर भी मुझे आउटपुट में ये 2 लाइन्स लिखी हुई मिल रही हैं। आप चाहते हैं तो आप इसको अपने कंप्यूटर पर ट्राई कर सकते हैं इस कोड को। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, एक्सप्लिसिटली टेकिंग इनपुट प्रिंटिंग कस्टम एरर मैसेज। अब यहाँ पर मैं कोई भी इनपुट फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, इनपुट जिससे आप इनपुट लेते थे, फिर भी मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं stdin में रीड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जो भी कंप्यूटर पर लिखेंगे वो इसमें रीड हो जाएगा, इसमें लिख जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट फाइल में, और वो फिर उसको 3 बाइट यहाँ से रीड कर लेगा।
और फिर उसको यहाँ पर राइट करेगा। तो यहाँ पर ना मैंने इनपुट यूज़ किया है ना मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है, फिर भी स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है। एरर मैसेज भी शो हो रहा है, कस्टम एरर मैसेज मेरा जो मैंने बनाया है एरर मैसेज। साथ ही में विदाउट इनपुट मैं इनपुट भी ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये दो एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा है स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और एरर को। अब हम बात करेंगे पिकल मॉड्यूल की। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि ये पिकल मॉड्यूल क्या है और हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप समझ जाइए कि पिकल मॉड्यूल का यूज़ हम करके हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग तो हम अभी भी करते आए थे, अब इसमें हम क्या नया करेंगे। तो पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम बाइनरी फाइल पर फाइल हैंडलिंग करेंगे। तो ये भी हम करते हुए आए थे, अब हम नया क्या करेंगे, बाइनरी फाइल पर फाइल हैंडलिंग हम करते हुए आए थे। सो पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम अदर देन स्ट्रिंग्स पर वर्क करेंगे, अदर देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ये नई चीज़ है। अभी तक हमने जो भी किया, चाहे CSV फाइल में लिखा हो, चाहे हमने टेक्स्ट फाइल में लिखा हो, चाहे हमने बाइनरी फाइल में लिखा हो, हमने हमेशा ही एक स्ट्रिंग को फाइल में लिखा है। यदि आपको याद नहीं है तो आप पुराने कोड जाकर देख सकते हैं। हमने अभी तक एक स्ट्रिंग को ही फाइल में लिखा है। अब हम चाहते हैं कि अदर देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फाइल में हम लिखें, जैसे कि लिस्ट को हम लिखें, जैसे कि हम टपल को लिखें, हम डिक्शनरी को लिखें। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को हम फाइल में लिखना चाहते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो इसलिए अब हम पिकल मॉड्यूल का यूज़ सीखेंगे। तो जो पिकल मॉड्यूल है, जैसे CSV मॉड्यूल हमने पढ़ा था, वैसे ही पिकल मॉड्यूल है। ये भी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके लिए आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिकल मॉड्यूल भी आ जाता है। पिकल मॉड्यूल में आप अदर देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, लेकिन अदर देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को भी आप इसमें लिख सकते हैं, जबकि हम नॉर्मल फाइल हैंडलिंग में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अलावा और किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकते थे। ये क्या करता है पिकल मॉड्यूल, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सीरियलाइज करता है या पिकलिंग करता है उनकी, और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। जब हम उसको लिखना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, तो उसको सीरियलाइज करेगा, यानी कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में बदल देगा। एक बाइट, एक बाइट, 1 बाइट ये है, ये 1 बाइट है, सारी एक बाइट में इस तरीके से उनको चेंज कर देगा। फिर अब हम इस बाइट को चाहते हैं तो नेटवर्क पर ट्रांसमिट कर सकते हैं ये, या फिर हम बाइनरी फाइल में लिख सकते हैं। बाइनरी फाइल में डेटा आपको पता है बाइट बाई बाइट लिखा हुआ होता है, तो ये बाइनरी फाइल में भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद एक और अनपिकलिंग ये प्रोवाइड करता है। जो बाइनरी फाइल में जो डेटा लिखा है बाइट बाई बाइट, उसको अनपिकल कर देगा और रिटर्न कर देगा लिस्ट, डिक्शनरी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये दो टास्क परफॉर्म करता है, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन को पिकलिंग बोलते हैं और डीसीरियलाइजेशन को अनपिकलिंग। सीरियलाइजेशन का यूज़ करके आप डेटा को फाइल में लिख देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इसका अपोजिट काम करते हैं आप डीसीरियलाइजेशन कर कर। तो पिकल मॉड्यूल के तरह ही कुछ और भी मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके आप कोई अदर देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं और उसको राइट करके रीड भी कर सकते हैं। जिसमें से पिकल मॉड्यूल पाइथन ने हमको आपके सिलेबस में दिया है पाइथन में पढ़ने के लिए, तो हम पिकल मॉड्यूल देखेंगे। जैसे कि हमने अभी आज CSV फाइल में देखा कि रीड करने के लिए रीडर मेथड होती है और राइट करने के लिए राइटर मेथड होती है। नॉर्मल फाइल में रीड राइट होता था, रीड और राइट ये दो मेथड होती थी ब्रैकेट्स से। ऐसे ही जो पिकल मॉड्यूल है उसमें रीड और राइट करने के लिए दो मेथड होती हैं। रीड करने के लिए लोड मेथड होती है
और राइट करने के लिए डंप मेथड होती है। सो डंप का यूज़ करके आप फाइल में राइट कर सकते हैं, या फिर डंप का यूज़ करके आप सीरियलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लोड का यूज़ करके आप डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम डंप और लोड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डंप का यूज़ करके आप सीरियलाइजेशन कर सकते हैं, लोड का यूज़ करके डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग कर सकते हैं, या इसी को मैं कहूँ यहाँ इसका यूज़ करके आप राइट कर सकते हैं, इसका यूज़ करके रीड कर सकते हैं। तो अब आपको आसानी से समझ आएगा। तो अब देख लेते हैं हम राइट कैसे कर सकते हैं पिकल फाइल में। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो फाइल को आपको ओपन करना है। ये ओपन करना और क्लोज करना हमेशा ही रहेगा। जैसे मुझे माई फाइल .dat फॉर्मेट होता है बाइनरी फाइल के लिए। पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके हम बाइनरी फाइल में रीड राइट परफॉर्म करते हैं। हम इसमें राइट मोड में ओपन करेंगे क्योंकि हमें राइट करना है, और लास्ट में फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा। अब जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है इधर पर करना पड़ेंगे। यदि मुझे CSV फाइल में लिखना था तो मैं करता था CSV.writer। नॉर्मल में करना पड़ता था तो मैं करता था f.write। अब पिकल मॉड्यूल वाली फाइल में मुझे करना है तो पिकलिंग सबसे पहले मुझे करना पड़ेगी राइट करने के लिए। तो पिकलिंग मेरी होती है यूजिंग डंप। राइट कैसे यूज़ करते हैं हम? राइट कैसे करते हैं? यूजिंग डंप। तो यहाँ पर हम करेंगे राइट। तो इस वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम पिकलिंग के थ्रू लिखेंगे। तो मैं करूँगा f.dump। तो ये डंप मेथड होती है पिकल मॉड्यूल में, तो मैं करूँगा pk.dump। या फिर आप पूरा पिकल भी लिख सकते हैं, pickle.dump। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप ऊपर यहाँ पर पिकल आप यूज़ कर रहे हैं तो पिकल आपने यूज़ किया तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल। तो पिकल को आपने इंपोर्ट किया, पिकल के डंप मेथड को आपने यूज़ कर लिया। अब आपको लिखना क्या है? जो लिखना है उसका ऑब्जेक्ट एक लेना पड़ेगा। मान लिया मुझे एक लिस्ट लिखना है, इस लिस्ट में 1, 2, 3 है। तो अब मुझे ये लिस्ट डंप में देना पड़ेगी। तो मैंने पाइथन को बताया पिकल मॉड्यूल की डंप मेथड का यूज़ करके ये लिस्ट लिखो। अब लिखना कहाँ है ये मैंने नहीं बताया। किस फाइल में लिखना है मुझे? myfile.dat। वो फाइल मैंने ओपन की थी f ऑब्जेक्ट से। तो अब मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दे दूँगा। तो ये हो गया कोड myfile.dat में एक लिस्ट लिखने का। तो ये लिस्ट ली मैंने, पिकल मॉड्यूल के थ्रू उसको लिख दिया। तो ये 2 लाइन बस है। यहाँ पर तो डेटा है, यहाँ पर एक ही लाइन है जो यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा इंपोर्ट पिकल करके हम पिकल डंप से एक लिस्ट को आसानी से लिख सकते हैं। डंप 2 चीज़ें लेता है, एक तो लिस्ट जो मुझे लिखना है, दूसरा किस फाइल में लिखना है उसका ऑब्जेक्ट। तो आप जब देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट पिकल SPK, इसको SPK नाम दे दिया। तो अब मैं इसका एलियास यूज़ कर सकता हूँ pk.dump। तो मैंने फ़ाइल को ओपन किया है, फ़ाइल को क्लोज़ किया है। यहाँ पर डिक्शनरी D1 ली है, उसको pk.dump D1 और F, इस F फाइल में मैंने लिख दिया उसको। सिमिलरली D2 को pk.dump D2 और F इस फाइल में लिख दिया। तो आप यदि फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ इसमें सीरियलाइज्ड फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है। तो इतना सा कोड है इस पिकल का, जिसका यूज़ करके आप किसी भी फाइल में, पिकल फाइल में लिख सकते हैं। यदि आपको मोर देन 1 ऑब्जेक्ट लिखना है तो आप इसको एक लूप में भी रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पिकल मॉड्यूल में यदि कुछ डेटा है तो उसको आप रीड कैसे कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए आपको फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा, myfile.dat। ये फाइल दी मैंने और इसको रीड मोड में दिया क्योंकि मुझे रीड करना है, और लास्ट में मैंने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया।
फाइल क्लोज हो गई। अब जो भी टास्क मुझे परफॉर्म करना है इधर करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए मैं यूज़ करता था f.read, CSV के लिए मैं यूज़ करता था CSV.reader। अब इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कौन सी मेथड अभी हमने देखी थी, हमने देखी थी रीड करने के लिए लोड मेथड, तो हम लोड का यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे pickle.load। अब चूँकि हमने पिकल यूज़ किया हमें देना पड़ेगा import pickle। अब आप करना चाहते हैं पिकल लोड, किस फाइल को लोड करना चाहते हैं, किस फाइल को रीड करना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर f दे दिया, तो pickle.load से ये रीड कर लेगा। अब जब ये रीड करेगा तो कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। ये वेरिएबल भी इसमें मैंने डेटा रख लिया। अब यदि मैं इसको प्रिंट करूँगा प्रिंट भी, तो आपको आपका डेटा मिल जाएगा। हमने क्या लिखा था फाइल में, लिस्ट लिखी थी एक, तो लिस्ट मुझे यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगी। यदि आप आउटपुट इसका देखेंगे तो इसमें एक लिस्ट 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगी। दूसरा कोड हमने बनाया था जिसमें हमने डिक्शनरी लिखी थी, तो हमने डिक्शनरी यहाँ पर आप देखेंगे D1 = pk.load, सेम चीज़ की है, पहले ओपन किया। एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है कि चूँकि हम बाइनरी फाइल पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर R ना दे के RB देंगे, और यहाँ पर सिर्फ W ना दे के WB देंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको आप करेक्ट कर लें। WB यहाँ पर आप देखेंगे WB है क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, ये RB है क्योंकि हम बाइनरी फाइल पर काम कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ी सा आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक डिक्शनरी pk.load किया तो फर्स्ट डिक्शनरी प्रिंट हो गई, फिर अगेन मैंने pk.load किया, तो अब ये जो फाइल में 2 डिक्शनरी लिखी थी तो एक डिक्शनरी रीड हो गई। अब फिर पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा होगा कहीं पर, उसके बाद उसने फिर दूसरा जब आपने लोड किया तो दूसरी डिक्शनरी रीड कर दी, तो दोनों डिक्शनरी एक करके प्रिंट हो गई। यदि आपको सारी जैसे डिक्शनरी लिखी हुई हैं, मान लिया 10 डिक्शनरी लिखी हुई हैं, यहाँ पर तो 2 डिक्शनरी लिखी थी हमने, एक ये डिक्शनरी लिखी थी, एक ये। यदि यहाँ पर 10 डिक्शनरी लिखी हुई हैं या n नंबर ऑफ डिक्शनरी लिखी हुई हैं और आपको नहीं पता है इस फाइल में कितनी डिक्शनरी है, तब आपको एक एक करके तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मान लिया 100 डिक्शनरीज लिखी हुई हैं तो आपको 100 बार लोड करना पड़ेगा। यहाँ 2 थी तो 2 बार लोड किया और 2 बार प्रिंट किया। 100 टाइम्स लिखी हुई हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक लूप में रखना पड़ेगा और 100 टाइम्स चलाना पड़ेगा। यदि n टाइम्स लिखी हुई हैं, यानी कि मुझे नहीं पता कितनी डिक्शनरी है, एक वेरिएबल है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। तो रीडिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एट वंस, क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो माई फाइल .dat, इसको रीड बाइनरी मोड में मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा pickle.load और यहाँ पर दूंगा f। चूँकि हमने पिकल यूज़ किया, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे import pickle। तो ये लोड हो जाएगा डेटा, उसको मैं एक वेरिएबल में रख लूँगा, उस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर दूँगा। इसको मैं इंडेंट कर लेता हूँ सही से। इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। लास्ट में फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा कोड हो गया सिर्फ एक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए। चूँकि मुझे मोर देन 1 रिकॉर्ड रीड करना है या n रिकॉर्ड्स रीड करना है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, तब मुझे इसको एक लूप में चलाना पड़ेगा। यदि 100 रिकॉर्ड होते तो आप इसको 100 बार चलाते। चूँकि n रिकॉर्ड्स हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इस लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाएंगे। इस लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाएंगे। तो इस चीज़ को आप इस लूप के अंदर लिख दीजिए। तो अब क्या होगा, अब ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स और जो भी रिकॉर्ड होंगे वो रीड होंगे और प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा
सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे तो ये कोड जो कि आप यहाँ इनफाइनाइट टाइम चला रहे हैं एक एरर देगा कि रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, एंड ऑफ फाइल एरर देगा, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। लास्ट में देगा EOF एरर। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप क्या करेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक्सेप्शन ना आए, एरर ना आए, उसके लिए आप यहाँ पर ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे। सो आप ट्राई करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्राई वाइल लूप के बाद, वाइल लूप के अंदर मैंने लिख दिया इंडेंट करके ट्राई, और फिर इसके अंदर ये 2 लाइंस लिख दी। तो अभी ये रन होंगी और जैसे ही एरर आएगा, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं और इसको थोड़ा और नीचे खिसका देते हैं। तो अब जब भी एरर आएगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पर हम इस लूप को, जो कि इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, उसको ब्रेक कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो अब मैंने ट्राई लिखा, एक्सेप्ट लिखा और ये 2 लाइंस इनफाइनाइट टाइम चलेंगी, उसको बाद में जाके ब्रेक कर दिया। जैसे ही यहाँ पर कोई एरर आएगी, एरर कौन सी आई थी हमें, EOF एरर। तो आप चाहते हैं उसको एरर को, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं EOF कैपिटल, E कैपिटल, ये स्मॉल, ERROR, फिर कोलन। तो आप चाहते हैं तो उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर इसको बिना मेंशन किए हुए भी लिख सकते हैं, तब भी आपका कोड सही से चलेगा। तो ये कोड है आपका ऑल ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए। सेम कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसको। इंपोर्ट किया पिकल को, फाइल को रीड बाइनरी में ओपन किया, फाइल को क्लोज़ किया। जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया। सबसे पहले मैंने लिखा वाइल ट्रू, तो मैं इसको इनफाइनाइट टाइम चलाऊँगा। अब इनफाइनाइट टाइम जो लूप चल रहा है वो एरर देगा बाद में जाके, क्योंकि जब एक्सेप्शन आएगा तो उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लिखूँगा। ट्राई में मैं अपना कोड दूंगा, जो मैंने यहाँ पर 2 लाइंस में किया हुआ है, v = पिकल लोड प्रिंट v। उसको 1 लाइन में भी मैं कर सकता था, प्रिंट यहाँ डायरेक्टली इस चीज़ को प्रिंट कर देता, तो pk.load f। तो ये मैंने किया। उसके बाद एक्सेप्ट में मैंने चेक किया, एंड ऑफ फाइल एरर आती है तो लूप को ब्रेक कर दो और एक एरर मैसेज दे दो, एंड ऑफ फाइल रीच्ड। तो यहाँ पर मेरा एक मैसेज आएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो यदि आपको मोर देन 1 ऑब्जेक्ट रीड करना है तो आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रीड कर सकते हैं। तो ये था पिकल मॉड्यूल। इसमें अब हम देखेंगे अपेंड बाइनरी फाइल, अपेंड करना। तो सेम चीज़ है, इसको मुझे जो राइट मोड में ओपन कर रहा था, राइट बाइनरी में, उसकी जगह मैं अपेंड बाइनरी में ओपन करूँगा। जितने भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो अपेंड बाइनरी वाले ही आएंगे, क्योंकि उसमें आपको डेटा अपेंड करते जाना है। यदि आप राइट में करोगे तो हमेशा ही एक नई फाइल बनेगी जो हमेशा एम्प्टी होगी। अब जब भी मैं इसमें लिखूँगा तो एक एक रिकॉर्ड करके इसमें ऐड होगा, अपेंड होगा। अब जब भी फाइल ओपन होगी तो इसमें यदि 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी थे, तो यदि मैं 2 और लिखता हूँ तो अब 4 रिकॉर्ड हो जाते। तो ये अपेंड हो गया। तो ये था सारा पिकल मॉड्यूल, जिसमें रीड राइट अपेंड ऑपरेशंस हमने सीखे। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।